अचानक से किसी लड़की के सामने आ जाने की वजह से गाड़ी वाले ने तुरंत गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। पर तब तक मधु गाड़ी के बहुत करीब आ चुकी थी, लेकिन उसे कोई चोट पहुंचती करण ने उसे पकड़कर गाड़ी के सामने से हटा लिया। मधु, मधु तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई? करण ने घबराकर उसके चेहरे को छूते हुए पूछा, पर मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी से उतरकर तुरंत करण के पास आया। आई एम सॉरी भाई साहब, वो ये अचानक से गाड़ी के सामने आ गई। आई एम रियली सॉरी। आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती मेरी बीवी की है, यही रॉन्ग साइड चल रही थी। मेरी वाइफ की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, करण मधु को अपनी बाहों में भरकर बोला। गाड़ी वाले ने मधु की ओर देखकर पूछा, इन्हें चोट तो नहीं लगी ना? मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ आप दोनों को। नहीं, ये ठीक है, थैंक यू। करण ने इतना कहकर मधु को थामा और उसे लेकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। मधु 2 कदम ही चली थी कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका सिर चकराने लगा, वो लड़खड़ाकर गिरने लगी। मधु, करण ने उसे संभाला और उसकी ओर देखा। मधु भी उसे देख रही थी, पर सिर चकराने की वजह से उसे करण का चेहरा धुंधला नजर आ रहा था। वो चलने की हालत में भी नहीं थी। करण ने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। उसने आगे बढ़ते हुए मधु की ओर देखा और मन ही मन बोला, इसी बात का डर था मुझे मधु। जानता था मैं कि तुम नंदिनी को ऐसे नहीं देख पाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था। उसके ठीक होने का इंतजार था मुझे, पर सच को ज्यादा दिनों तक छिपाया भी तो नहीं जा सकता, इसलिए वो खुद ब खुद सामने आ गया। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे संभालूंगा। यही सब सोचते हुए वो अपनी गाड़ी के पास आ गया। उसने मधु को फ्रंट सीट पर बैठाया और उसका सीट बेल्ट बांधने लगा, पर उसकी नजरें अभी भी मधु पर ही थी। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके घर की ओर चल दिया। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। रणबीर का नंबर देखकर करण ने कॉल रिसीव की, पर वो कुछ कहता उसके पहले ही रणबीर परेशान सी आवाज में बोले, करण मधु यहाँ नहीं पहुंची है। जानता हूँ जीजू, क्योंकि वो मेरे साथ है। करण गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला और फिर से मधु की ओर देखने लगा। रणबीर ने सुकून की सांस ली। तभी करण फिर से बोला, हम घर ही आ रहे हैं जीजू, मैं फोन रखता हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी। इधर रणबीर के कान से फोन हटाते ही राधिका ने पूछा, क्या हुआ? मधु मिल गई ना करण को? रणबीर ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। राधिका ने गहरी सांस ली और बोली, शुक्र है भोलेनाथ का जो मधु ठीक है। तभी उसके पास बैठी पूजा गुस्से में बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि करण को जरूरत क्या थी मधु से और हम सबसे इतना बड़ा सच छिपाने की। अगर मधु को पहले ही सब कुछ बता देता तो आज उसे इतना बड़ा शॉक कभी नहीं लगता। ये सब सुनकर रणबीर परेशान होकर बोले, कैसे बताता चाची? मधु पहले से ही नंदिनी के साथ जो हुआ उसके लिए खुद को दोषी मानकर बैठी है। और फिर जिस दिन करण को नंदिनी मिली उसी दिन मैं और राधिका यहाँ आ गए, और फिर तुलसी हमें छोड़कर चली गई। इन हालातों में वो कैसे उसे सच बताता? वो नंदिनी की हालत थोड़ी सुधरने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर मधु ने उसे ऐसे देख लिया तो उसे धक्का लगेगा। रणबीर की बातों ने सबकी परेशानी और बढ़ा दी। शांति कुछ पल सोचकर बोली, करण ने जो किया मधु के लिए किया, पर सच को एक ना एक दिन सामने आना ही था, सो आ गया। अब हम सबको मिलकर मधु को संभालना होगा। समझदार लड़की है, संभल जाएगी। सब उनकी बातों से सहमत थे, पर शालिनी परेशान बैठी सबकी बातें सुन रही थी। तभी शोभा ने उससे पूछा, शालू क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही है आप? शालिनी ने तुरंत उनकी ओर देखा और उनकी हथेली थामकर बोली, माँ पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं, पर नंदिनी अकेली करण की जिंदगी में नहीं लौटी, वो एक बहुत बड़ा तूफान साथ लेकर लौटी है। और मुझे डर है कि ये तूफान कहीं मेरे बच्चों की खुशियां ना छीन ले। ऐसा कुछ नहीं होगा शालू, क्योंकि करण और मधु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मधु करण की पत्नी है, इसलिए करण अब उसका है। नंदिनी का ना तो करण पर कोई हक रहा है और ना ही इस घर पर, क्योंकि इस घर की बहू सिर्फ मधु है और जिंदगी भर वही रहेगी। नंदिनी के लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि उसके ठीक होते ही उसे उसके परिवार तक पहुंचा दिया जाए, ताकि वो हमारे बच्चों की जिंदगी से दूर रहे। शांति की बातें सुनकर पूजा भी बोली, हाँ भाभी, नंदिनी को इस घर से और करण से दूर रखने में ही हमारे बच्चों की भलाई है, इसलिए आप करण और मधु को अच्छे से समझा दीजिएगा कि नंदिनी को इस घर में लाने के बारे में कभी सोचे भी ना।
शालिनी कुछ कहती उसके पहले उसकी नजर करण पर पड़ी, जो मधु को अपनी बाहों में उठाए चला आ रहा था। मधु! शालिनी तुरंत उठकर उसकी ओर दौड़ पड़ी। बाकी सब भी उसके पीछे दौड़े। शालिनी ने मधु के सिर पर हाथ फेरकर करण से पूछा, करण क्या हुआ मधु को? कुछ नहीं मम्मा, बस बेहोश हो गई है। इतना कहकर करण मधु को लिए तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। बाकी सब भी उसके पीछे ही जाने लगे। रणबीर ने भी तुरंत डॉक्टर को फोन किया और फिर करण के कमरे की ओर दौड़े। करण ने मधु को बेड पर लेटाया तो शालिनी आकर उसके सिरहाने बैठ गई। करण भी मधु की हथेली मसलने लगा। सब परेशान उन्हें ही देख रहे थे। तभी एनी और अबीर भी वहां आ गए। मधु के आसपास सबको देखकर अबीर भी घबरा गया। दी क्या हुआ आपको? वो तुरंत मधु की ओर दौड़ा और उसने बेड के पास बैठकर मधु के सिर पर हाथ फेरा, पर मधु नहीं उठी। अबीर वहां से उठकर फर्श पर बैठा और उसके पैर के तलवे मसलने लगा। तभी रणबीर बोले, करण डॉक्टर साहब बसा ही रहे हैं। पूजा ने जल्दी से करण को पानी का ग्लास ला कर दिया तो करण ने पानी के छींटे मधु के चेहरे पर डाले। मधु को होश आने लगा। उसे होश में आता देख सबने सुकून की सांस ली। मधु ने बिना आंखें खोले अपने माथे पर हाथ फेरा और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसे अपने सामने करण नजर आया, जो उसे देखकर बहुत परेशान था। मधु ने नजरें घुमाकर चारों ओर देखा तो पूरा परिवार वहां जमा था। वो तुरंत उठ बैठी। दी आप ठीक हो ना? अबीर ने उसके पास आकर पूछा। मधु ने उसके गाल को छूकर हाँ में अपना सिर हिला दिया और सवालों भरी नजरों से करण की ओर देखने लगी। तभी वहां खड़े रणबीर ने फिर से डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर की कॉल रिसीव करते ही रणबीर ने पूछा, डॉक्टर साहब और कितनी देर लगेगी आपको? बस हॉस्पिटल से निकल ही रहा हूँ, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। दूसरी ओर से डॉक्टर बोले। मधु ने तुरंत उनकी ओर देखा। जीजू मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस सिर में हल्का सा दर्द है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आप प्लीज डॉक्टर को परेशान मत करिए, उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दीजिए प्लीज। पर मधु ने उन्हें टोक दिया, प्लीज जीजू। रणबीर ने आहिस्ता से अपना सिर हिलाया और डॉक्टर से बोले, डॉक्टर साहब मधु को होश आ गया है, वो ठीक है, इसलिए अब आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। तभी करण ने मधु की ओर देखा। मुझे मधु से अकेले में कुछ बात करनी है। मधु और बाकी सब उसकी ओर देखने लगे। शोभा ने सबको चलने का इशारा किया तो सब एक एक करके करण के कमरे से बाहर जाने लगे। शालिनी ने बहुत प्यार से मधु के सिर पर हाथ फेरा और करण की ओर देखकर बोली, ब्याह के इस घर में लाया है इसे, इसलिए ये याद रखना कि तेरे किसी फैसले की वजह से इसे तकलीफ ना पहुंचे, समझा तू? करण और मधु दोनों शालिनी की ओर देखने लगे तो वो बिना कुछ कहे रूम से चली गई। जाते जाते उन्होंने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। उनके जाते ही करण ने मधु की ओर देखा, जो उसे ही देख रही थी। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है मधु, तो मुझसे सवाल किया करो, मुझसे बहस करो, मुझसे झगड़ो, पर वो मत किया करो जो तुमने आज किया। क्या जरूरत थी इस तरह सड़क पर चलने की? अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो तुम्हें चोट लग सकती थी, तुम्हारी जान। करण इतना कहकर बोलते बोलते चुप हो गया और मधु की ओर देखने लगा। मधु ने अपनी नजरें झुका ली, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। करण ने उसका चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में लिया और उसके आंसू पोंछकर बोला, मैं जानता हूँ मधु कि मुझे तुम्हें बहुत पहले ही नंदिनी के बारे में बता देना चाहिए था, पर मधु हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि मैं तुम्हें नंदिनी के बारे में नहीं बता पाया। तुम तुलसी दी के जाने से बहुत अपसेट थी। मैं तुम्हारे दर्द को और नहीं बढ़ाना चाहता था, बस इसलिए मैं चुप रहा। करण बोले जा रहा था पर मधु कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसकी आंखों के सामने से वो मंजर जा ही नहीं रहा था जब उसने नंदिनी को तड़पते देखा था। उसे अभी भी नंदिनी की चीखें सुनाई दे रही थी। आई एम सॉरी मधु। मधु ने उसकी सॉरी का कोई जवाब नहीं दिया। करण उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, मधु मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, बस इसलिए मैंने तुमसे सच छिपाया। सच कहूं तो मैं बहुत डर गया था कि कहीं सच जानकर तुम अपने साथ कुछ करना बैठो, और तुमने मेरे उस डर को सही भी साबित कर दिया। आज अगर मैं वक्त पर तुम्हें नहीं बचाता तो ना जाने क्या हो जाता। मधु ने उसकी ओर देखा और अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को छूकर बोली, मैं ठीक हूँ करण, कुछ नहीं होगा मुझे। इतनी कमजोर नहीं है आपकी मधु, खुद को संभालना बचपन में ही सीख लिया था मैंने, मैं ठीक हूँ। करण ने मुस्कुराते हुए उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। मधु तुम नंदिनी की फिक्र मत करो, इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी।
उसके इतना कहते ही मधु को एक बार फिर वो सब याद आने लगा जो आज उसने हॉस्पिटल में देखा था। उसे बार बार नंदिनी के कहे वो शब्द याद आ रहे थे। जब नंदिनी ने कहा था कि मेरा करण शादी के मंडप में मेरा इंतजार कर रहा है, उसने अपनी आंखें बंद की और करण को बहुत कसकर पकड़ लिया। करण भी उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, मैं नंदिनी को अच्छे से जानता हूँ मधु, बहुत स्ट्रांग और समझदार लड़की है वो। होश में आने के बाद जब उसे पता चलेगा कि हमारी शादी हो चुकी है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो वो हमारी बात को समझेगी और जिंदगी में आगे बढ़ेगी। इसलिए प्लीज तुम उसकी फिक्र मत करो। उसने फिर से मधु की ओर देखा और प्लीज मुझे मेरी खोई हुई मधु लौटा दो। पिछले 2 महीनों में मेरी मधु ना जाने कहाँ खो गई है, प्लीज उसे वापस कर दो प्लीज। मधु ने मुस्कुराने की कोशिश की और करण के गाल को चूमकर बोली, आपकी मधु कहीं नहीं गई है करण, वो यही है आपके पास, आपके साथ। मौत का तो मुझे नहीं पता, पर जीते जी वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं। करण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने मधु के माथे को चूमा और बोला, आई लव यू मधु। मधु फिर से उसके सीने से लग गई। इधर करण के घर के सारे सदस्य उसके घर के बाहर रणबीर की गाड़ी के पास खड़े थे और घर के नौकर उनकी गाड़ी में सामान रख रहे थे। वनराज रणबीर के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा 1 हफ्ते बाद एनी और अबीर की सगाई में तुम्हें आना ही है, तो फिर जाने की जरूरत ही क्या है। सगाई तक रुक जाते तो हम सबको बहुत अच्छा लगता और हम सब कुछ दिन और बच्चे के साथ खेल लेते। डैड हम जरूर रुक जाते, पर आप तो जानते ही है कि माँ की सर्जरी अच्छे से हो गई है और वो 6 महीने बाद पापा के साथ इंडिया लौट रही है, इसलिए हमें जाना होगा। माँ और पापा भी बच्चे को देखने के लिए बहुत बेकरार है, पर आई प्रॉमिस कि हम सगाई के 1 दिन पहले ही आ जाएंगे, इसलिए प्लीज अब जाने की इजाजत दीजिए। रणबीर ने इतना कहकर वनराज के पैर छुए तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। तभी उनकी नजर सामने से आ रहे करण और मधु पर पड़ी। रणबीर मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़े और करण को गले लगाकर बोले, आपका ही इंतजार था हमें, आपसे बिना मिले जाते तो हर वक्त बेचैन रहते, प्लीज जीजू कुछ दिन और रुक जाइए। रणबीर मुस्कुरा दिए, अगर आप हमें इस तरह रुकने के लिए कहेंगे करण, तो हम नहीं जा पाएंगे, पर हमारा जाना जरूरी है। माँ की हालत खराब नहीं होती तो वो राधिका को इस हालत में छोड़कर कभी लंदन नहीं जाती। जब से उन्हें बच्चे की खबर मिली है वो इंडिया आने के लिए तड़प रही थी और डॉक्टर से परमिशन मिलते ही वो पहली फ्लाइट पकड़कर वापस अपने पोते को देखने चली आई है। और सच कहे तो हम भी हमारे माँ पापा से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, इसलिए हमें जाने दीजिए और फिर हम एनी की सगाई में सबके साथ ही रहे हैं, है ना। करण ने मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। रणबीर भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने पास खड़ी मधु के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और बोले, हमारी बहन के चेहरे पर उदासी नहीं, मुस्कुराहट अच्छी लगती है, इसलिए हमेशा मुस्कुराती रहा करिए मधु। आपकी मुस्कुराहट से हमारे साले साहब की भी दुनिया मुस्कुराती रहती है, इसलिए उदास होने से पहले उनके चेहरे की तरफ जरूर देख लिया कीजिए। मधु ने फिर से मुस्कुराने की कोशिश की तो रणबीर उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, मधु नंदिनी के लौटने के बाद भी आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि आपके करण आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो आपकी जगह अपनी जिंदगी में किसी को नहीं देंगे और न ही नंदिनी के साथ कुछ गलत होने देंगे, इसलिए उन पर और अपने प्यार पर भरोसा रखिए। मधु ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। रणबीर ने दोनों को अपने गले लगाया और बोले, हम चलते हैं, आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। तीनों गाड़ी की ओर बढ़े। राधिका ने भी मधु को गले लगाया तो मधु ने बच्चे के माथे को चूमा और बोली, इस छोटू की बहुत याद आएंगी, इसलिए जल्दी वापस आ जाइएगा। राधिका ने सिर हिलाया और गाड़ी में बैठी। रणबीर की गाड़ी स्टार्ट करते ही सब लोगों ने उन्हें बाय किया तो वो वहां से चले गए। उनके जाते ही सब एक एक करके घर के अंदर जाने लगे, पर मधु अभी भी वही खड़ी गाड़ी को जाते देख रही थी और करण खड़ा उसे ही देख रहा था। शांति ने मधु को परेशान देखा तो उसके पास आकर बोली, मधु कभी कभी इंसान की अच्छाई उससे उसकी सारी खुशियां छीन लेती है। नंदिनी से करण की शादी होने वाली थी, हुई नहीं थी, पर तुम्हारे साथ इसने 7 फेरे लिए हैं। ये मंगलसूत्र इसने तुम्हें पहनाया है, इसलिए इस घर की बहू तुम हो, करण की पत्नी तुम हो, इसलिए वजह चाहे जो भी हो, नंदिनी को अपने और करण के बीच आने की इजाजत और मौका कभी मत देना। और वैसे भी करण सिर्फ तुमसे प्यार करता है और ये पूरा परिवार भी, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं मधु,
इसलिए अपने मन से ये डर निकाल दो बेटा कि नंदिनी तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन सकती है। इतना कहकर शांति ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा और घर के अंदर चली गई। उनके जाते ही करण ने मधु की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब लाकर बोला, आई लव यू मधु। मधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई तो करण उसके चेहरे को छूकर बोला, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है मधु, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम रूम में जाकर आराम करो। मधु ने आहिस्ता से सिर हिला दिया तो करण अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। मधु भी नंदिनी के बारे में सोचते हुए अपने कमरे में आ गई और बैग से टिककर फर्श पर बैठ गई। पर कुछ देर नंदिनी के बारे में सोचने के बाद वो अचानक से उठी। उसने टेबल पर रखा अपना बैग और गाड़ी की चाबी उठाए और तेजी से चली गई। इधर करण गाड़ी ड्राइव करते हुए मन ही मन बोला, मधु की जुबान कुछ नहीं बोल पा रही है पर उसकी आंखें साफ कह रही है कि उसे नंदिनी को इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ पहुंची है। शायद मेरी खुशी की खातिर वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही है। मुझे ऐसे मधु को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उसने परेशान होकर अपनी गाड़ी वापस घर की ओर ले ली और आदि को फोन किया। अपने कैबिन में फाइल्स चेक कर रहे आदि ने जैसे ही उसकी कॉल देखी तो तुरंत कॉल रिसीव की। पर वो कुछ कहता उसके पहले ही करण बोला, आदि आज की मीटिंग तुम संभाल लेना क्योंकि आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। पर क्यों सर, मैं क्लाइंट से क्या कहूँगा, वो बिना आपसे मिले डील साइन नहीं करेंगे। करण ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, जो कहना है कहो, पर आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता। मधु को नंदिनी के बारे में पता चल गया है, इसलिए मेरा इस वक्त उसके साथ रहना ज्यादा जरूरी है। मधु भाभी को नंदिनी मैडम के बारे में पता चल गया, पर कैसे सर? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम मीटिंग संभालो। यस सर। करण कॉल कट कर ही रहा था कि तभी आदि फिर से बोला, सर एक बुरी खबर और है, ऋषभ सर जिंदा है। आदि के इतना कहते ही करण ने तुरंत गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। जी सर, और वो इंदौर में ही है। हमारे एक आदमी ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल करके बताया कि उसने ऋषभ सर से मिलता जुलता एक इंसान आज उसी हॉस्पिटल के बाहर देखा है जहां नंदिनी मैडम एडमिट है। ये सब सुनकर करण ने गुस्से में गाड़ी स्टार्ट की और साइड में लेते हुए बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा आदि, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे फोन का इंतजार कर रहे थे क्या? ऋषभ हॉस्पिटल तक पहुंच गया है। अगर उसने नंदिनी को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो आई एम सॉरी सर, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है। मैं आपको फोन कर ही रहा था कि तभी आपका फोन आ गया। करण कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, कमिश्नर साहब को फोन करो और उनसे कहो कि जल्द से जल्द ऋषभ को ढूंढकर अरेस्ट करें। हमारे पास उसके गुनाहों के इतने सबूत है कि उसे जेल जाने से अब कोई नहीं बचा पाएगा। जी सर, मैंने उन्हें ऑलरेडी फोन कर दिया है। पुलिस ऋषभ सर का पता लगा रही है। आई एम श्योर कि वो बहुत जल्द अरेस्ट हो जाएंगे। आदि अपनी चेयर से उठकर बोला। आदि अपने सारे सोर्सेस लगा दो क्योंकि मुझे ऋषभ जल्द से जल्द मेरे सामने चाहिए। और हाँ, मधु को ऋषभ के जिंदा होने वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए, समझे तुम? करण ने इतना कहकर गुस्से में कॉल कट कर दी और मन ही मन बोला, नंदिनी की हालत तो ठीक थी तो फिर उसे अचानक से दौरा क्यों पड़ा? और ऋषभ को अरविंदो हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट किया गया है, इसका मतलब वो नंदिनी तक पहुंच गया है, इसलिए नंदिनी को दौरा पड़ा। ओह गॉड, मुझे अब जल्द से जल्द नंदिनी को वहां से किसी और सेफ जगह शिफ्ट करना होगा क्योंकि नंदिनी की गवाही इस केस के लिए बहुत जरूरी है। उसने अपनी गाड़ी फिर से स्टार्ट की और तेजी से हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। उसने ड्राइव करते हुए मधु को कॉल किया। अभी अभी हॉस्पिटल पहुंची मधु ने जैसे ही उसकी कॉल देखी तो मन ही मन बोली, अगर मैंने करण को बताया कि मैं यहाँ नंदिनी से मिलने आई हूँ तो वो मेरे लिए परेशान हो जाएंगे और अपनी मीटिंग छोड़कर यहाँ चले आएंगे। नहीं मधु, उन्हें मत बता कि तू फिर से हॉस्पिटल आई है। मधु ने कॉल रिसीव नहीं की और आगे बढ़ने लगी। करण ने फिर से उसे कॉल किया तो मधु साइड में आई जहां शोर कम था। उसने कॉल रिसीव की तो करण ने गुस्से में पूछा, एक बार में फोन नहीं उठा सकती हो क्या तुम? जान निकाल लेती हो मेरी। आई एम सॉरी करण, वो मैं वॉशरूम में थी। मधु ने तुरंत जवाब दिया। करण ने सुकून की सांस ली और फिर बोला, ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं 1 घंटे में घर आ रहा हूँ। हम दोनों आज मांडव जा रहे हैं। मांडव? पर यूं अचानक से हम वहाँ क्यों जा रहे हैं करण? मधु ने परेशान होकर पूछा। करण ने भी गाड़ी ड्राइव करते हुए उससे सवाल किया, अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए क्या मुझे किसी वजह की जरूरत है? मधु आगे कुछ नहीं बोल पाए पर करण फिर से बोला, रेडी हो जाओ, हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं।
और हाँ, पीले रंग की साड़ी पहनना। पीले रंग में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। जी। मधु ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। तो करण ने कॉल कट कर दी। मधु मन ही मन बोली, आज पहली बार तूने उनसे झूठ बोला है मधु। पर अगर सच बताती तो उनकी तकलीफ की वजह बन जाती। बस एक बार नंदिनी से मिलकर उससे माफी मांग लूं। उसके बाद करण के घर पहुंचने से पहले घर पहुंच जाऊंगी। वो तेजी से नंदिनी के कमरे में आए। नंदिनी अभी भी बेहोश थी। उसे देखकर मधु की आंखों में आंसू आ गए। वो नंदिनी के सामने अपने हाथ जोड़कर बोली, मैं जानती हूँ नंदिनी कि तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। उस रात अगर तुमने मुझे ऋषभ और उसके दोस्तों से नहीं बचाया होता तो शायद आज मैं तुम्हारी जगह होती। पता नहीं तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी या नहीं, क्योंकि तुमने मुझे बचाया और बदले में मैंने तुमसे तुम्हारे ही प्यार को दूर कर दिया है। पर मेरा यकीन करो नंदिनी, उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगी, वरना मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आती। प्लीज मुझे माफ कर दो नंदिनी, माफ कर दो मुझे। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और पलटकर वापस जाने लगी, पर दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम अचानक रुक गए। वो वापस पलटी और फिर से नंदिनी के पास आकर बोली, मुझे स्वार्थी मत समझना नंदिनी। मैं तुम्हारे एहसानों को मरते दम तक नहीं भूलूंगी और महादेव से तुम्हारे जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करूंगी और ये भी मांगूंगी कि तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां दे। उसने रोते हुए नंदिनी के माथे को छुआ, पर उसके छूते ही नंदिनी चीखते हुए घबराकर उठ बैठी। उसे ऐसे देखकर मधु घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। डॉक्टर और नर्स उसकी आवाज सुनते ही दौड़कर कमरे में आ गए। नर्सों ने नंदिनी के हाथ पैर पकड़ लिए और डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश करने लगे। करण, नंदिनी जोर जोर से करण को पुकार रही थी और मधु उसे एकटक देख रही थी। तभी नंदिनी चीखते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मुझे मेरे करण के पास जाना है। आज मेरी शादी है, छोड़ो मुझे। नंदिनी की चीखें सुनकर और उसकी ऐसी हालत देखकर मधु बहुत घबरा गई। तभी डॉक्टर ने उसे फिर से इंजेक्शन लगा दिया और नंदिनी कुछ देर में चीखते हुए बेहोश हो गई। पर मधु घबराहट में वहां से भागी और रूम में आ रहे करण से जा टकराए। वो गिरती उसके पहले ही करण ने उसे पकड़ लिया और उसे वहां देखकर हैरान रह गया। मधु रोते हुए उसे देखने लगी। लेखिका कविता वर्मा।